हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल रॉ राइस एंड वाइज। और आज हम देखेंगे पहला टॉपिक जियोपॉलिटिक्स के ऊपर। आज हम बात करेंगे एक ऐसा देश के बारे में जहाँ पे आज़ादी कम और पाबंदियाँ ज़्यादा है। यहाँ पे ना ही सोशल मीडिया है ना ही इंटरनेट, बल्कि एक तरफ से कहा जाए तो यहाँ पे टूरिस्टों के ऊपर कम और सिटीजन्स के ऊपर ज़्यादा पाबंदियाँ है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ देश नॉर्थ कोरिया के बारे में, जिसे ऑफिशियली DPRK भी कहा जाता है। चलिए देखते हैं वीडियो नॉर्थ कोरिया के बारे में। तो पहले हम जाते हैं कोरिया के हिस्ट्री में। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान पूरा कोरियन पेनिनसुला जापान के कब्जे में था। जापान ने करीब 35 साल तक अपनी राजनीति में रखा। फिर विश्व युद्ध के अंतिम चरण ने जब जापान ने सरेंडर किया तो पूरा कोरियन पेनिनसुला दो हिस्सों में बढ़ गया। उत्तर कोरिया को सोवियत यूनियन ने कब्जा किया और दक्षिण कोरिया को अमेरिका ने। इसके बाद 1948 में दो अलग कोरियन राज्य का गठन हुआ। उत्तर में सोवियत यूनियन के समर्थन से किम इल संग के नेतृत्व में डेमोक्रेटिक पीपल रिपब्लिक ऑफ कोरिया यानी कि नॉर्थ कोरिया का गठन किया, और दक्षिण में अमेरिका ने सिंगमन री के नेतृत्व में रिपब्लिक ऑफ कोरिया यानी कि साउथ कोरिया का गठन किया। 1950 में नॉर्थ कोरिया के अध्यक्ष किम इल संग साउथ कोरिया के ऊपर जंग का ऐलान कर देते हैं। इस जंग में नॉर्थ कोरिया का बल अधिक रहता है और साउथ कोरिया को पीछे ढकेल देता है। नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया की राजधानी सियोल पर कब्जा कर लेता है और उनके जवानों को पुसान तक ढकेल देता है। यह बात अमेरिका को हजम नहीं होती, इसलिए अमेरिका यूनाइटेड नेशन फोर्सेस के साथ मिलकर उत्तर कोरिया के ऊपर जंग छेड़ देते हैं। और यहाँ पर इस बार अमेरिका और साउथ कोरिया नॉर्थ कोरिया को जंग में करारा जवाब देता है। यहाँ पर अमेरिका के प्रेसिडेंट हैरी एस ट्रूमन अपने जनरल मैकार्थर को जंग का जिम्मेदारी सौंप देते हैं और अमेरिकी सैन्य नॉर्थ कोरिया के सैनिकों को साउथ कोरिया के राजधानी सियोल से उनके राजधानी प्योंगयांग तक ढकेल देती है। इस परिस्थिति में कम्युनिस्ट देश सोवियत यूनियन और चाइना नॉर्थ कोरिया को समर्थन देते हैं और 3 वर्ष तक लगातार दोनों दल यानी कम्युनिस्ट और कैपिटलिस्ट के बीच जंग होती है। फिर अंत में 1953 में दोनों देशों के बीच आर्मिस्टिस एग्रीमेंट होती है और इस एग्रीमेंट के दौरान दोनों देशों के बीच एक बॉर्डर बनाया जाता है जिसे 38 पैरेलल कहा जाता है। किम के परिवार के बारे में बताया जाए तो किम इल संग नॉर्थ कोरिया के पहले अध्यक्ष थे जिन्होंने कोरियन युद्ध को शुरू किया था। उनके बाद उनके बेटे किम जोंग इल उन्होंने नॉर्थ कोरिया को गद्दी को संभाला। उनकी 3 पत्नियां थी जो आप स्क्रीन में देख सकते हैं, सोंग आई रिम, किम योंग सुक और को योंग ओई। इनके पहले बेटे हैं किम जोंग नाम। इन्हें मलेशिया के एयरपोर्ट में पॉइजन देके मार दिया गया था, इनके बारे में हम बाद में बात करेंगे। तो दूसरे बेटे हैं किम जोंग उन जो नॉर्थ कोरिया के करंट सुप्रीम लीडर हैं, और इनके तीसरे बेटे हैं किम जोंग चोल जिन्हें एज अ एयर रिजेक्ट किया गया था। इनकी 2 बेटियां भी हैं और उनका नाम है किम सल सॉन्ग और दूसरी बेटी है किम यो जोंग। अगर इन फ्यूचर द करंट लीडर किम जोंग उन को अगर उन्हें कुछ हो जाता है या वो रिज़ाइन कर देते हैं तो द नेक्स्ट फेज ऑफ नॉर्थ कोरिया है किम यो जोंग, क्योंकि इनका पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ और एक्सटर्नल अफेयर्स में बहुत योगदान है और माना जाता है कि किम जोंग उन से भी ये बहुत स्ट्रिक्ट है। वीडियो की शुरुआत में मैंने कहा था कि नॉर्थ कोरिया को ऑफिशियली DPRK कहा जाता है यानी कि डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया। पर क्या यहाँ पे सच में डेमोक्रेसी एग्जिस्ट करती है? चले देखते हैं। नॉर्थ कोरिया का 3 पॉलिटिकल पार्टीज है। पहला पार्टी है वर्कर्स पार्टी ऑफ कोरिया जिसका चीफ है किम जोंग उन, दूसरा है द कोरियन सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी और तीसरा है द चोंडोइस्ट चोंगो पार्टी। इनके अलावा थोड़े बहुत इंडिपेंडेंट मेंबर्स और एक ग्रुप है। पर मजे की बात पता है क्या है? इन सारों को सिर्फ एक ही पार्टी कंट्रोल करती है और वो है वर्कर्स पार्टी ऑफ कोरिया, यानी कि डायरेक्टली किम जोंग उन ही सब कुछ कंट्रोल करता है। और एक मजे की बात बताऊं, नॉर्थ कोरिया का इलेक्शन सिस्टम है पेपर बैलेट सिस्टम, और इस पेपर बैलेट में कितना नाम रहना चाहिए? पार्टी के हिसाब से 3 या 4 या 5, पर
मेंबर नहीं, सिर्फ एक ही मेंबर का नाम रहता है और इस एक ही मेंबर को सभी सिटीजन्स को ही वोट करना है, यानी कि किम की लाठी और किम की भैंस। आइए थोड़े बहुत विस्तार से जानते हैं। नॉर्थ कोरिया में 3 पॉलिटिकल पार्टीज है। पहला पार्टी है वर्कर्स पार्टी ऑफ कोरिया, जिसका चीफ है किम जोंग उन, और दूसरा पार्टी है द कोरियन सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी, और तीसरा है द चोंडोइस्ट चोंगो पार्टी। इन 3 पार्टीज़ के अलावा थोड़े बहुत इंडिपेंडेंट मेंबर्स और एक ग्रुप भी है जो इलेक्शन में खड़े रहते हैं। जैसे इंडिया का लोकसभा है, वैसे ही नॉर्थ कोरिया का लेजिस्लेचर बॉडी है सुप्रीम पीपल असेंबली। सुप्रीम पीपल्स असेंबली में करीब 687 सीट्स है और सारे 687 सीट्स वर्कर्स पार्टी ऑफ कोरिया ही डिसाइड करती है। वही इंडिया में जब एक सीट को अलग अलग पार्टी से कैंडिडेट को टिकट दिया जाता है, वही नॉर्थ कोरिया में एक सीट के लिए सिर्फ एक ही मेंबर को सिलेक्ट किया जाता है। जैसा मैंने पहले ही कहा था कि बैलेट पेपर में सिर्फ एक ही नाम रहता है, यहाँ पर चॉइस नहीं दिया जाता, उस एक ही मेंबर को ही वोट करना पड़ता है, यानी कि नो कंपटीशन और जीत पक्की। तो इसे आप क्या कहेंगे, डिक्टेटरशिप या डेमोक्रेसी? क्योंकि शुरुआत में ही मैंने कहा था कि नॉर्थ कोरिया में कई सारी चीज़ों पर पाबंदियाँ है। जैसे अगर आप टूरिस्ट हो और नॉर्थ कोरिया आ रहे हो तो धार्मिक किताबें जैसे कुरान, बाइबल और गीता को यहाँ पे बैन किया गया है। इसके साथ साथ सोशल मीडिया और इंटरनेट भी बैन किया गया है। इसके बाद जर्नलिस्ट को तो ही यहाँ पे आना ही मना है। वेस्टर्न कल्चर म्यूज़िक पर भी यहाँ पे बैन लगा हुआ है और GPS डिवाइसेस और सैटेलाइट फ़ोन्स को भी यहाँ पे बैन किया गया है। एज ए टूरिस्ट नॉर्थ कोरिया में आप अकेले घूम नहीं सकते, आपके साथ हमेशा एक टूर गाइड अकम्पनी करता है। इसके साथ साथ आपके ऊपर कड़ी से कड़ी नज़र भी रखी जाएगी। अगर आप अकेले घूमते हुए पकड़े गए तो आपको सज़ा भी सुनाई जा सकती है। जब नॉर्थ कोरिया की टूर गाइड्स आपको सैर कराते हैं तो यहाँ पर जो पहला साइट सीइंग प्लेस है वो है स्टैचूज़। जी हाँ, नॉर्थ कोरिया में भर भर के स्टैचूज़, मॉन्यूमेंट्स, मिसाइल पोस्टर्स आपको देखने के लिए मिलेंगे। पहले बात करते हैं स्टैचूज़ के बारे में। जब आपको ये लोग स्टैचूज़ के सामने लेकर जाएंगे तो आपको थोड़ा बहुत कंडीशंस फॉलो करना पड़ता है, जैसे कि फूल खरीद के स्टैचूज़ के सामने रखना, फिर उन्हीं स्टैचूज़ के सामने झुकना, फिर फ़ोटो निकालते समय स्टैचूज़ का पूरा फ़ोटो खींचना। अगर गलती से आधा फ़ोटो खींच गया तो वहाँ पे ही वो फ़ोटो डिलीट कर दिया जाएगा। सुनने में अजीबोगरीब है लेकिन सच है। नॉर्थ कोरिया में लोगों की ज़िंदगी सरकारी नियंत्रण में होती है, जहाँ हर चीज़ पर कड़ी निगरानी है। स्वतंत्रता और व्यक्तिगत सुख की कमी होती है और मीडिया और इंटरनेट पर भी सख्त नियंत्रण है, यानी कि आम लोगों पर तो इंटरनेट तो पूरी तरह से बैंड है। यहाँ एक सीमित और नियंत्रित जीवन है जो लोगों को अपनी व्यक्तिगत इच्छाओं और सपनों को पूरा करने की रोक लगाता है।